नमस्ते। इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क यानी प्रबंधन ढांचे के पीछे की असली ताकत को डिकोड करने जा रहे हैं। देखने में ये बातें किताबों में लिखे कोरे सिद्धांत लग सकती हैं, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के सबसे बड़े और हावी बिजनेसेस इन्हीं ब्लूप्रिंट्स पर खड़े हैं। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये टूल असल में कैसे काम करते हैं। इस बात को थोड़ा जमीन पर उतार कर देखते हैं। डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ और उनकी कंपनी बायोकॉन की अविश्वसनीय कहानी पर नजर डालें। गैराज में सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत करके एक ग्लोबल बायोफार्मा दिग्गज बनने तक का सफर, ये कोई तुक्का नहीं था। ये नतीजा था बेहतरीन मैनेजमेंट और दूरदृष्टि का। और बात सिर्फ बायोकॉन की ही नहीं है। टोयोटा जैसी विशाल कंपनियां भी किस्मत के भरोसे नहीं चलती, वे कठोर प्रबंधन ढांचों पर टिकी हैं। ये कहानियां साबित करती हैं कि बड़े दांव वाले असली खेल में ये सैद्धांतिक अवधारणाएं ही जीत दिलाती हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत करेंगे सफल व्यवसाय और प्रबंधन से, फिर इसके ऐतिहासिक विकास को समझेंगे, कुछ उलझी हुई अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे, इसके बाद सिद्धांतों की प्रकृति पर बात करेंगे और अंत में इनके महत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, सफल व्यवसाय और प्रबंधन, और कैसे ये वास्तविक दुनिया में मजबूती से काम करते हैं। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन जैसी ग्लोबल सक्सेस को जब देखा जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सफलताएं किसी संयोग का नतीजा नहीं है। इसके पीछे बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। टोयोटा को ही ले लीजिए, उनका विजन हवा हवाई नहीं है। वे वैश्विक संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, सुरक्षित प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तकनीक को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा कल्चर तैयार करते हैं जहां मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच पक्का भरोसा हो। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिकने और लगातार आगे बढ़ने के बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। अब बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, प्रबंधन का ऐतिहासिक विकास, मिस्र के पिरामिडों से लेकर आज की अत्याधुनिक प्रणालियों तक। ये सोचना गलत होगा कि मैनेजमेंट कोई आज की चीज है। संगठनात्मक ढांचों ने हजारों सालों से इंसान के काम करने के तरीके को शेप दिया है। इस सोचने वाली बात है कि मिस्र के राजा चियोप्स के उन विशाल पिरामिडों को बनाने में 1 लाख लोगों ने 20 साल तक काम किया था। बिना किसी टॉप लेवल के मैनेजमेंट के इतने बड़े पैमाने पर काम होना लिटरली नामुमकिन था। वहां से शुरू होकर टेलर और फेयोल के क्लासिकल सिद्धांतों से होते हुए आज हम बेहद जटिल आधुनिक प्रणालियों तक आ पहुंचे हैं। ये इवोल्यूशन वाकई बहुत दिलचस्प है। चलिए अब खंड 3 पर आते हैं, सिद्धांत, तकनीक और मूल्य, और इनके बीच के भ्रम को दूर करना। मैनेजमेंट की दुनिया में कई बार शब्दों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे साफ करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैनेजमेंट सिद्धांतों को शुद्ध विज्ञान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री के फॉर्मूले बिल्कुल फिक्स और कठोर होते हैं, है ना? लेकिन मैनेजमेंट ये सीधे तौर पर इंसान के व्यवहार से जुड़ा है, जो गतिशील है और कभी भी बदल सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट के सिद्धांतों को बहुत ज्यादा लचीला होना पड़ता है ताकि वे हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सकें। एक और बड़ा फर्क सिद्धांतों और मूल्यों के बीच होता है। सिद्धांत असल में वे तकनीकी गाइडलाइंस हैं जो वर्कप्लेस पर किए गए लंबे रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से बनते हैं, जबकि मूल्य वो नैतिक नियम हैं जो हमारा समाज बनाता है। हाँ, ये बात अलग है कि आज के समय में किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए अपने तकनीकी सिद्धांतों के साथ साथ समाज के मूल्यों का भी पूरा सम्मान करना ही पड़ता है। अब हम खंड 4 में प्रवेश कर रहे हैं, जो है प्रबंधन सिद्धांतों की प्रकृति और उनकी मूल विशेषताएं। इन सिद्धांतों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो है इनकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हर जगह फिट हो जाते हैं, चाहे वह कोई सरकारी डाकघर हो जहां दिन भर के छोटे छोटे काम बांटे जा रहे हों, या फिर इन्फोसिस जैसी विशाल आईटी कंपनी हो जो बैंगलोर में एशिया की सबसे बड़ी बोर्डरूम स्क्रीन पर अपने ग्लोबल ऑपरेशंस मैनेज कर रही हो। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह हर लेवल पर काम करते हैं। और यहाँ जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिद्धांत कोई रेडीमेड वन साइज फिट्स ऑल वाले नुस्खे नहीं हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। एक मैनेजर बिजनेस के माहौल को देखकर इन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि किसी कंपनी में सारे फैसले एक ही इंसान लेगा, या फिर पावर को अलग अलग लेवल्स पर बांटा जाएगा। यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच का चुनाव पूरी तरह से मौजूदा सिचुएशन पर डिपेंड करता है। चूंकि कोई भी संगठन इंसानों और भौतिक संसाधनों से ही चलता है, इसलिए ये फ्रेमवर्क्स मुख्य रूप से इंसानी बर्ताव पर फोकस करते हैं। इनका मेन काम इंसान और मटेरियल के बीच एक तालमेल बिठाना है,
साथ ही ये तार्किक कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट संबंध बनाते हैं। इससे मैनेजर को पहले ही ये अंदाजा लगाने में मदद मिल जाती है कि अगर कोई खास कदम उठाया गया तो भविष्य में उसका क्या नतीजा निकलेगा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से खंड 5 पर, प्रबंधन सिद्धांतों का महत्व। आखिर ये इतने जरूरी क्यों है? किसी भी एंटरप्राइज में रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने के लिए इन सिद्धांतों को समझना एकदम मस्ट है। ये सिद्धांत असल दुनिया की बहुत ही यूजफुल इनसाइट्स देते हैं। पुरानी गलतियों से सीखना और बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स को तेजी से सॉल्व करना आसान हो जाता है। इससे होता यह है कि समय की भारी बचत होती है, रूटीन फैसले नीचे के लेवल पर सौंपे जा सकते हैं और टॉप मैनेजमेंट अपना पूरा फोकस बड़े और स्पेशल कामों पर लगा सकता है। हर कंपनी में संसाधन लिमिटेड होते हैं, चाहे वो पैसा हो या इंसान। इन सिद्धांतों को अप्लाई करने का सीधा फायदा ये है कि कम से कम लागत में इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट और ऑप्टिमम यूज हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, फैसले किसी की निजी पसंद नापसंद या पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते। डिसीजंस पूरी तरह से साइंटिफिक, लॉजिकल और फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे ये सिद्धांत कंपनियों को तेजी से बदलते माहौल के साथ खुद को ढालने में मदद करते हैं। हिंदुस्तान लीवर का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और केमिकल और सीड जैसे नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकल आए ताकि वे पूरी तरह से अपनी कोर स्ट्रेंथ पर फोकस कर सकें। यही वजह है कि आज इतनी सारी कंपनियां बीपीओ या केपीओ जैसी सेवाओं के जरिए अपने नॉन कोर काम आउटसोर्स कर रही हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस का माहौल तेजी से बदल रहा है, ये ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए पुराने मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स आने वाली पीढ़ियों और नए इनोवेशंस को गाइड करने के लिए खुद को कैसे बदलेंगे? क्या ये हमेशा ऐसे ही प्रासंगिक रहेंगे? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया, और हाँ, नई चीजें सीखते रहें।